नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का, जहां 6 खबरें आपको महत्वपूर्ण दिखाएंगे। जहां पहली खबर का अगर जिक्र करें तो असद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमले के बाद कार के भाग रहा असद। तो दूसरी खबर मनीष सिसोदिया की है, जहां रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ी है। 22 मार्च को ईडी की रिमांड पर रहेंगे सिसोदिया। तीसरी खबर का अगर जिक्र किया जाए तो संभल पहुंचकर सीएम योगी ने घायलों से जाना हाल। चौथी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है, जो यूपी के कई जिलों में बिजली कर्मचारियों का अल्लाह बोल है। पांचवी खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी, कोर्ट पहुंचा आजम खान का परिवार। छठी खबर बीएसपी मीडिया को लेकर मायावती ने कही बड़ी बात, तो जल्द होगा मीडिया सेल का पुनर्गठन। तो इन 6 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। इसके साथ ही अन्य तमाम खबरों को अभी जिक्र करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां उमेश पाल हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमले के बाद सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट कार में भाग रहे हमलावर। तो सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम और अरमान बाइक पर भागते हुए देखा गया। तो बाइक से जाते वक्त गुड्डू मुस्लिम बम फेंकते नजर आया है। सफेद रंग की कार में अतीक का बेटा असद बैठा था। असद के साथ साबिर, गुलाम और अहमद और ड्राइवर उस्मान भी बैठा था। तो लगातार एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है और ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां किस तरह से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भागते हुए ये अपराधी नजर आए। तो उमेश पाल हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज, जहां हमले के बाद सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट कार में भाग रहे हमलावर और सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम और अरमान बाइक पर भागते हुए देखे गए हैं, जहां बम फेंकते हुए गुड्डू मुस्लिम नजर आया है। तो लगातार आपको बता दें कि अब यूपी एसटीएफ की हिटलिस्ट में इस वक्त गुड्डू मुस्लिम है। तो वहीं सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में असद के साथ साबिर, गुलाम अहमद और ड्राइवर उस्मान मौजूद था। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर 21 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब ये लगातार पुलिस और यूपीएससीएफ के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि तमाम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जिसके लिए जगह जगह दबिश भी दी जा रही है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। नीलेश, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है और जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे साफ नजर आ रहा है किस तरह से बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ी है उससे हमलावर भागते हुए नजर आया। उसके साथ उसके पीछे एक बाइक है जिस पर गुड्डू मुस्लिम मौजूद है और बम फेंकते हुए नजर आया। देखिए, तो बिल्कुल अगर हम उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो करीब 21 दिन का समय गुजर गया है। ऐसे में 2 लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, वहीं एक को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें सफेद रंग की जो क्रेटा कार है उसको ड्राइवर उस्मान चला रहा है। उसमें अतीक का बेटा भी मौजूद है, साथ ही साथ कुछ और शूटर उस गाड़ी में मौजूद थे। उसके अलावा एक बाइक पर सवार 2 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें गुड्डू मुस्लिम नाम का एक शख्स है जो बम बनाने में माहिर है। अगर हम गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम 1997 में लखनऊ में जब उसने जेम्स जो गेम टीचर थे लमा टीनर स्कूल में, उसकी दिन दहाड़े हत्या की थी और उस पूरे हत्याकांड का खुलासा भी खुद जो है गुड्डू मुस्लिम ने किया था। उसके बावजूद जब पुलिस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर ले गई तो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ जो है साक्ष्यों से खाली रहे, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम बरी हो गया। उसके बाद लगातार वो अतीक अहमद के संपर्क में है। अतीक अहमद के एक इशारे पर गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी करने को तैयार है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेखौफ होकर गुड्डू मुस्लिम बाइक पर सवार है और बम बना रहा है, साथ ही साथ बमबाजी भी कर रहा है। जिस तरीके से इससे पहले हमने सीसीटीवी फुटेज देखा था, उसमें जब कार आकर रुकती है जिसमें उमेश पाल सवार थे, उसके साथ साथ उमेश पाल की सुरक्षा में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान सवार थे, जैसे ही उतरते हैं एकाएक वहां पर फायरिंग शुरू होती है और बमबाजी शुरू होती है। इतने में जो उमेश पाल है वो जान बचाकर कैसे अंदर भागने का प्रयास करते हैं, उनका एक गनर भी पीछे भागता है। पीछे से ही जो गुड्डू मुस्लिम है वो अंदर
एक्टिव होता है और अंदर घुसते ही वो बमबाजी करने लगता है, जिसके बाद जो सीसीटीवी सामने आया था उसमें देखा गया था पूरा धुआं धुआं ही दिखाई दे रहा था। अब एक बार फिर से एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो एक बिना नंबर की क्रेटा कार है, दूसरी एक बाइक है। बाइक पर जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम बेखौफ होकर झोले में बम रखकर बमबाजी कर रहा है, उससे ये साफ होता है कि उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को खुली चुनौती दी है। एक और जहां एसटीएफ की टीमें लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में दबिश दे रही, चाहे वो प्रयागराज हो, जी मऊ हो। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 दिन और बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 22 मार्च तक बढ़ाई ईडी की हिरासत, तो 22 मार्च को 2 बजे सिसोदिया की होगी अगली पेशी। शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो अभी मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो अभी कम नहीं होने वाली। तो 22 मार्च को 2 बजे सिसोदिया की अगली पेशी होगी, तो 5 दिनों की जो रिमांड है वो और बढ़ा दी गई है। शराब घोटाला मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जिस तरह से 5 दिन की रिमांड और बढ़ाई गई है, इससे साफ नजर आ रहा है कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो अभी और बढ़ रही हैं, अभी कम होने नहीं है। बाद ईडी ने तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ की और उन्हें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। अभी वो ईडी के रिमांड में थे, 7 दिनों की रिमांड मिली हुई थी। ठीक है पीयूष, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में बढ़ा दी गई है। 22 मार्च को 2 बजे सिसोदिया की अगली पेशी होगी। तब तक ईडी की हिरासत में मनीष सिसोदिया रहने वाले हैं। तो शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला आया है, तो मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 दिन और बढ़ गई है। तो कोर्ट ने 22 मार्च तक ईडी की हिरासत बढ़ा दी है। तो ईडी की हिरासत में अभी 5 दिन और मनीष सिसोदिया को रहना पड़ेगा। तो 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी और उस सुनवाई में क्या कुछ फैसला आता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी ईडी की हिरासत में ही मनीष सिसोदिया को रहना पड़ेगा। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार और बढ़ती जा रही हैं। पहले सीबीआई ने पूछताछ किया, उसके बाद ईडी ने तिहाड़ जेल में जाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ किया। अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया जो है वो ईडी के रिमांड में है, क्योंकि आज अवधि खत्म हो रही थी। ऐसे में आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो तमाम तरीके की दलीलें मनीष सिसोदिया की ओर से भी राउज एवेन्यू कोर्ट में दिया गया। मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि 7 दिन में करीब 11 घंटे ही पूछताछ हुई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अलग अलग कमरों में बैठाया जा रहा है, जानबूझ के मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ईडी की ओर से भी पक्ष रखा गया कि कई महत्वपूर्ण ऐसे सवाल है जो अभी कई मनीष सिसोदिया से पूछे। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा कि करीब 1.23 लाख जो ईमेल हैं वो डिलीट किए गए हैं और उसको iCloud से ईडी ने रिकवर किया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ईडी ने कहा कि चूंकि सारी पूछताछ जो है वो सीसीटीवी कैमरे में हो रही है, इसलिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं निश्चित रूप से निराधार है। ऐसे में आज फिर से कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो ईडी की रिमांड है वो 5 दिनों के लिए बढ़ाई है, यानी कि 12 मार्च को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 2 बजे मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई होगी। निश्चित रूप से चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज जो कार्रवाई चली है, आज जो सुनवाई चली है, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया से कहीं ना कहीं जो और भी आरोपी हैं उनसे आमने सामने बैठाकर बात कराई गई। करीब 4 से 5 ऐसे आरोपी हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया की ओर से ये कहा गया कि ये जो पूछताछ है वो घर पर भी हो सकती थी, बाहर भी हो सकती थी। ऐसे में रिमांड लेने की या किसी भी तरीके से उन्हें जेल में रखने की क्या कुछ आवश्यकता पड़ी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज भी एक तरीके से मनीष सिसोदिया के पक्ष को, मनीष सिसोदिया को झटका जरूर राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा है। और 22 मार्च को देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है और 22 मार्च को क्या कुछ कोर्ट कहता है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं ईडी के फैसले के बाद अब सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। कहा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हम सब सिसोदिया के परिवार के साथ हैं। पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा, आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में
आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहे तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं। आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ। कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं। कान खोल के पूरे देश के भाजपाइयों सुन लो, जितनी मन आए गालियां दो। भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है तुम लोगों ने। लाखों करोड़ का कोयला लूटने का काम किया, गैस लूटने का काम किया, बिजली पानी सड़क को लूटने का काम किया, बैंकों को लूटने का काम किया, LIC को SBI को लूटने का काम किया, सीपोर्ट और एयरपोर्ट को लूटने का काम किया। अडानी के जरिए तालिबान से ड्रग्स मंगाकर इस देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम तुमने किया है। अडानी खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ संभल पहुंचे, जहां कोल्ड स्टोरेज हादसे में घायलों का हाल जाना। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसी भी लापरवाह को बख्शा नहीं जाएगा। इलाज के बाद 6 लोग घर जा चुके हैं। जिला प्रशासन, NDRF, SDRF के साथ ही मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक की पूरी टीम वहां पर रेस्क्यू के कार्य के साथ जुड़ी हुई है। कोल्ड स्टोरेज में एक निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे के दौरान अब तक 22 लोगों को वहां से निकाला गया है, जिनमें 6 लोग ऐसे हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद अपने घरों को जा चुके हैं। 4 कोल्ड स्टोरेज में कार्य करने वाले कर्मी ऐसे हैं जो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका यहाँ उपचार चल रहा है। सरकार ने, हम लोगों ने प्रदेश शासन की ओर से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो इसके पूरे कारणों की जांच करेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, गरीबों का अधिकार मारा जा रहा है। 1950 में कांग्रेस की सरकार ने SC/ST के लिए एक कानून बनाया था कि वो अपनी भूमि बिना DM की अनुमति के नहीं बेच सकती। इस कानून का उद्देश्य था कि कोई भी SC/ST की भूमि पर जबरन कब्जा ना कर सके, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस कानून को निरस्त कर दिया। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे उसकी जमीन पर कब्जा हो सके। कर्मचारियों के हड़ताल पर सरकार सख्त है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा, मनमानी की तो सेवाएं होंगी समाप्त। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर देखिए, सरकार और कर्मचारियों के बीच रार जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने सख्त संदेश दिया है कि मनमानी की तो सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। तो कल भी जिस तरह से ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर कर्मचारियों को चेतावनी दी कि अगर आप इस तरह की हड़ताल करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। जो जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर कोई हमारे पक्ष में है तो उसे प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई जबरदस्ती काम को रोकता है तो उस पर NSA की कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ SK वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SK, लगातार देखिए किस तरह से बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच लगातार रार जो है वो बढ़ती जा रही है। अब यहां सरकार की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर आप मनमानी करते हैं तो कार्रवाई भी की जाएगी।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा है उसके बैनर तले उत्तर प्रदेश के करीब 1 लाख कर्मचारी हैं जो कि इस हड़ताल में शामिल हैं। सीधे तौर पर सरकार दावा कर रही है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बताया गया कि करीब आधा दर्जन के करीब जो विद्युत अभियंताओं के संगठन हैं वो सरकार के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो 24-24 घंटे भी काम करेंगे। साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कहीं पर भी विद्युत व्यवस्था बाधित ना हो। अगर कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो तत्काल वहां पर आउटसोर्सिंग, साथ ही साथ जो पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके साथ भी हम संपर्क में हैं और तत्काल उस व्यवस्था को सामान्य कराया जाएगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर अगर हम विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चे की बात करें तो उसने ऐलान कर रखा है कि 72 घंटे का यह सांकेतिक हड़ताल है उनकी, और जो 72 घंटे तक लगातार जारी रहेगी। अगर इस दौरान उनके किसी पदाधिकारी या किसी भी जो उनके संगठन के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होती है तो ऐसी स्थिति में इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने आज दोपहर भी उन हड़ताली कर्मचारियों और उनके नेताओं से बात की थी जिसमें उनसे जानने की कोशिश की गई थी कि आखिर यह हड़ताल कब तक चलेगी और इस दौरान जो एसेंशियल सर्विस प्रभावित हो रही है उसको लेकर उनका क्या एक्शन प्लान है। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सरकार की तरफ से वायदे किए गए थे, चूंकि दिसंबर 2022 में भी ऊर्जा मंत्रालय के साथ में इन कर्मचारी नेताओं की बातचीत हुई थी, उसमें बहुत सारे समझौते हुए थे। उन समझौतों को अब ऊर्जा विभाग लागू नहीं कर रहा है। यही वजह है कि उनकी तरफ से इस तरीके की हड़ताल उनको करनी पड़ रही है। तो सीधे तौर पर जब तक उन मांगों को लेकर ऊर्जा मंत्री कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं, मतलब सीधे तौर पर कहें कि उन पर कोई आदेश नहीं देते हैं, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि 72 घंटे बाद वो अपनी इस हड़ताल को स्वतः खत्म कर देंगे। चूंकि सांकेतिक हड़ताल है, उसके बाद आगे की रणनीति के हिसाब से चीजों को बढ़ाया जाएगा। तो सीधे तौर पर रार लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग की तरफ से ऊर्जा मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि वो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी जो कि इस दौरान हड़ताल में शामिल होते हैं और ऑफिस के वर्क पर उपस्थित नहीं रहते हैं, उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको ठीक है बिल्कुल। जिस तरह से हड़ताल चल रही है, कहीं ना कहीं सबकी नजर है कि इस हड़ताल के बाद क्या असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हरेंद्र दुबे भी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? बड़ी बात रही कि जिस तरह से बीते रात से विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर हैं, खासतौर से सरकार ने नया फार्मूला को अपनाया है। खासतौर से जो रिटायर हो चुके थे बिजली विभाग के कर्मचारी, एसडीओ, जेई या लाइनमैन, उनको बुलाया गया है तत्काल। और सबसे बड़ी बात रही कि आरटीआई कॉलेज के छात्रों को जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों को लगाया गया है और बिजली बहाल कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में बिजली कल रात से नहीं थी उन क्षेत्रों में 12 बजे के बाद बिजली आपूर्ति दे दी गई है। उपभोक्ता खुश हैं, खासतौर से जनता भी खुश है। यहाँ की जनता कह रही है कि कर्मचारी जिस तरह से मनमाने तरीके से बिलिंग करते थे, रीडिंग करते थे और बिल की उपभोक्ताओं के ऊपर थोपते थे और दूना बिल करके बता करके लोगों को एक परेशानी का सबब बना रहते थे। अधिकारी अगर इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है तो ठीक ले रही है, लेकिन जिस तरह से 12 बजे तक आशंका जताई जा रही थी कि बिजली आपूर्ति ठप ही रहेगी, लेकिन सरकार ने नया एजेंडा अपनाया और रिटायर कर्मचारियों को वापस लेकर के और कुछ नए लड़कों को लेकर के आरटीआई पढ़ने वालों को बिजली बहाल कर दी है। खासतौर से यहाँ पर धरने पर बैठे लोगों का कहना है सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हमारा यह धरना और हड़ताल जारी रहेगा। लेकिन 72 घंटे के बाद जब इस पर न्यूज़ वन इंडिया ने उन लोगों से बात की है, इसके देखिए लगातार मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार उन मांगों को मानता है या बीच का कोई रास्ता निकलता है। हालांकि इसका असर अब शहरों में देखने को नहीं मिल रहा है। ये गनीमत है कि दिक्कतों का जो सामना सब सोच रहे थे वो दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएसपी मीडिया सेल का होगा पुनर्गठन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मायावती ने लिखा कि अभी बीएसपी का कोई भी प्रवक्ता नहीं है। अगर कोई प्रवक्ता मीडिया में अपनी बात रखता है तो उनकी अपनी निजी राय होगी। बीएसपी पार्टी का अधिकृत वक्तव्य नहीं माना जाएगा। तो पुनर्गठन की बात कही है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करते हुए इस बात को क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी प्रवक्ता
किसी भी तरीके से पार्टी की बात रखता है तो वो उसका निजी संदेश हो सकता है, निजी सोच हो सकती है, इसका पार्टी से किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी का अधिकृत वक्तव्य नहीं है। ये साफ किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि बीएसपी द्वारा पार्टी के मीडिया सेल का पुनर्गठन प्रस्तावित है। इस परिस्थिति में नए मीडिया सेल का गठन होने तक अब कोई भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। अतः श्री धर्मवीर चौधरी सहित पार्टी के जो लोग मीडिया में अगर अपनी बात रखते हैं तो वह उनकी निजी राय होगी, पार्टी का अधिकृत वक्तव्य नहीं है। ये नोएडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा प्राधिकरण को मिला है जल संरक्षण में अवार्ड। तो नोएडा प्राधिकरण विश्व जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिया पुरस्कार। तो सीईओ ऋतु महेश्वरी को दिया विश्व जल पुरस्कार 2023। तो नोएडा जल विभाग के प्रयासों की सराहना भी की गई। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने यह पुरस्कार दिया। अब खबर रामपुर से है, जहां कोर्ट पहुंचा आजम खां का परिवार। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला, जहां आजम खां, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम है आरोपी। तो 313 सीआरपीसी के तहत होने हैं तीनों के बयान दर्ज। तो भड़काऊ भाषण के मामले में भी आजम खां बयान कराएंगे दर्ज। एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है ये पूरा मामला। तो एक तरफ जन्म प्रमाण पत्र को लेकर यह मामला है, तो दूसरी तरफ भड़काऊ भाषण देने को लेकर बयान दर्ज कराना है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।